नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जाने माने खेल पत्रकार रणवीर सिंह जी को। रणवीर जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आनंद, आपको और स्पोर्ट्स कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज के साथ साथ ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम सिडनी पहुंची। टेस्ट श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम घोषित। न्यूजीलैंड दौरे के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान। टेस्ट श्रृंखला में रॉस्टन चेज होंगे उपकप्तान। फिनलैंड ने दोस्ताना फुटबॉल मैच में विश्व चैंपियन फ्रांस को हराया और कोविड महामारी के कारण टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट रद्द। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय टीम सिडनी पहुंच गई है। आईपीएल खेलने के बाद तमाम खिलाड़ी दुबई के रास्ते ही ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं। इस पर एक रिपोर्ट है, आइए सुनते हैं दीपिका शर्मा से। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ होने वाले आगामी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए युवा क्रिकेटर विल पुकोवस्की और कैमरन ग्रीन को 17 सदस्यीय टेस्ट टीम में शामिल किया है। सीन एबर्ट, मिशेल स्टेप्सन और माइकल नासिर को भी टीम में शामिल किया गया है। इस बीच ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने भारत के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए सलामी बल्लेबाज जोए बर्न्स को अपना समर्थन दिया है। बर्न्स युवा विल पुकोवस्की के साथ सलामी बल्लेबाजी की रेस लड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया की अंतिम एकादश में जगह बनाने के लिए बर्न्स और पुकोवस्की में होड़ होगी। दोनों बल्लेबाजों को ऑस्ट्रेलिया की 17 सदस्यीय टेस्ट टीम और ऑस्ट्रेलिया ए में जगह मिली है। पुकोवस्की ने मार्च शेफील्ड शील्ड में लगातार 2 दोहरे शतक जमा अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। इस दौरान उनका औसत 247.50 रहा। वहीं बुल्स के लिए 5 मैचों में बर्न्स का औसत 11.40 रहा और इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 29 रहा। ख्वाजा को टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड में होगा, जो डे नाइट टेस्ट मैच होगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साथ ही इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच होने वाले टूर मैचों के लिए भी 19 खिलाड़ियों की घोषणा की है और इनमें से 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो टेस्ट टीम का हिस्सा हैं। एडिलेड में होने वाले पहले डे नाइट टेस्ट मैच के बाद दोनों टीमें 26 दिसंबर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में दूसरा टेस्ट, अगले वर्ष 7 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में तीसरा टेस्ट और 15 जनवरी से गावा में चौथा और अंतिम टेस्ट मैच खेलेगी। इस बीच टीम इंडिया सिडनी पहुंच चुकी है, जहां सभी खिलाड़ी फिलहाल क्वारंटाइन में होंगे। 13 नवंबर से टीम क्वारंटाइन पीरियड में ही प्रैक्टिस सेशन शुरू करेगी। 27 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। एक लंबे आईपीएल के बाद टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची है, जहां कठिन परीक्षा होनी है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम घोषित भी हो गई है। कोई दिक्कत नहीं है। कभी एक दौर था, आज से 2 दशक पहले, कि ऑस्ट्रेलिया जाते थे तो भारतीय टीम थोड़ा डरती थी। अब वो चीज नहीं है। आपको पिछला दौरा याद होगा, जिस तरह से पिछले दौरे में भारतीय टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, तो इसलिए अब कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमारी टीम जो है उस लेवल पे है कि वर्ल्ड बीटर हम कहलाते हैं, किसी को भी हम हरा सकते हैं अपने दिन जी। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। टूर अच्छा रहेगा और वन साइडेड टूर नहीं होना है जी, ये तय है। जो ऑस्ट्रेलिया की टीम की घोषणा हुई है, विल पुकोवस्की को जगह दी गई है। जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी सुना, जो बर्न्स अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन शायद अनुभव की वजह से टॉप ऑर्डर में उनको शामिल रखा गया है। बिल्कुल, जैसे कि उस्मान ख्वाजा को बिल्कुल टीम में शामिल नहीं किया गया है जी। एक स्थापित भरोसेमंद बल्लेबाज हैं, लेकिन पीछे उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा था, जिस वजह से उनको टीम से बाहर रखा गया है। और वो दूसरे अपने साथी खिलाड़ी की तारीफ कर रहे हैं कि उसको चांस मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास तजुर्बा ज्यादा है। जी हाँ, अगर भारत के नजरिए से देखें तो विराट कोहली जो है पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद वापस आ जाएंगे। अब रोहित शर्मा को पहले शामिल नहीं किया गया, फिर उनको टीम में जगह दी गई। कोहली के अनुपस्थिति में कौन टीम की कमान संभालेगा और कितना असर पड़ सकता है? देखिए, कोहली की अनुपस्थिति में मुझे लगता है, क्योंकि टेस्ट मैचेस के लिए वाइस कैप्टन बनाया अजिंक्य रहाणे को, तो शायद रहाणे कप्तानी करें। रहाणे पहले भी कप्तानी कर चुके हैं जी। तो उस तरह से जिम्बाब्वे वगैरह के अगेंस्ट उन्होंने की है कप्तानी और अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा था, हालांकि वो टीम इतनी तगड़ी नहीं थी जी। बाकी देखते हैं बीसीसीआई जिस तरह से फैसले ले रहा है, कभी वो टीम से बाहर हैं और वनडे और T20 के लिए नहीं रखा रोहित शर्मा को, और वो फाइनल खेल रहे हैं और एक कप्तान की पारी खेल के उन्होंने जिस तरह से 5वीं बार अपनी टीम को चैंपियन बनाया है, तो ये सब चीजें जो है विवाद पैदा करने वाली चीजें हैं। लेकिन अब ठीक है, बीसीसीआई का फैसला है, सर्वोच्च बॉडी है क्रिकेट की हिंदुस्तान में,
तो रोहित शर्मा टेस्ट मैचेस में शामिल होंगे जाके। और जैसा आपने कहा कप्तानी कौन करेगा अभी ये तय नहीं है, लेकिन विराट कोहली ने जिस तरह से पहले टेस्ट मैच के बाद छुट्टी मांगी और उनको छुट्टी सैंक्शन हुई है जी, उनको इस तरह से पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया टीम जो है अब बिल्कुल निश्चिंत हो गई है कि ये टेस्ट मैच किसी तरह से ड्रॉ करा लो, बाकी सीरीज में हम देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दोनों ही टीमों के बीच मनोवैज्ञानिक तौर पर जो एक वाद विवाद का दौर रहता है वो श्रृंखला से पहले बहुत अहम हो जाता है, और ऐसे में विराट कोहली का पहले टेस्ट मैच से वापस आना जरूर टिम पेन की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम को थोड़ा सा राहत जरूर देगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आज कहा है कि अगला 2020 विश्व कप भारत में ही तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा। 16 टीमों का टूर्नामेंट अगले साल अक्टूबर-नवंबर में खेला जाना है। टेस्ट खेलने वाले देशों के अलावा इस विश्व कप में पपुआ न्यू गिनी, नामीबिया, नीदरलैंड्स, ओमान और स्कॉटलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी। 2020 और 2021 में 2 लगातार 2020 विश्व कप होने थे। 2020 विश्व कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया को करनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और अब ये टूर्नामेंट 2022 में होगा। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड दौरे पर होने वाली 2020 और टेस्ट श्रृंखला के लिए ऑलराउंडर रॉस्टन चेज को टेस्ट टीम का और विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन को 2020 टीम का उपकप्तान नियुक्त किया है। ऑलराउंडर कायरन पोलार्ड तीनों मैचों की 2020 सीरीज में, जबकि जेसन होल्डर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज टीम की कप्तानी करेंगे। वेस्टइंडीज क्रिकेट के मुख्य चयनकर्ता रॉजर हापर ने कहा है कि चेज के पास काफी अनुभव है और वो साथी खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षकों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। उन्होंने कहा कि निकोलस पूरन न्यूजीलैंड दौरे पर 2020 टीम की उपकप्तानी की भूमिका जारी रखेंगे। ऑलराउंडर चेज ने अब तक 35 टेस्ट मैचों में 5 शतक लगाए हैं और 3 बार 5 विकेट लेने का कारनामा भी किया है। पूरन की बात करें तो पूरन ने अब तक 19 2020 मुकाबलों में 2 अर्धशतक लगाए हैं। वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड की टीमें 3 2020 और 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलेंगी। इस दौरे की शुरुआत 27 नवंबर से हो रही है। वेस्टइंडीज ही वो पहली टीम थी जो कोरोना के बाद बायो बबल में इंग्लैंड खेलने गई थी। अब ये टीम जो है न्यूजीलैंड जा रही है। रॉस्टन चेज पर भरोसा दिखाया गया है। रॉस्टन चेज पर भरोसा दिखाया गया है जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस चल रहा है, लेकिन इस वक्त निकोलस पूरन की अगर बात करें, आईपीएल में पिछले बार भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस था, पिछले साल भी, लेकिन इस साल वो टॉप 5 में, मेरे ख्याल से टॉप 5-6 में है और एक उदीयमान खिलाड़ी, और जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम के लिए बैटिंग की है, लाजवाब परफॉर्मेंस उनकी रही है, तो उसका रिवॉर्ड तो उन्हें मिलना ही था और उनको उपकप्तान बनाया गया, ये अच्छी बात है। एक जो ट्रांजिशनल फेज था वेस्टइंडीज की टीम का, जब बहुत सारे सीनियर्स खिलाड़ी रिटायर हो गए थे, जेसन होल्डर को कमान दी गई थी और उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद संघर्ष का ये दौर काफी लंबा होगा, लेकिन कुछ युवा खिलाड़ी, जैसा आपने पूरन की बात की या रॉस्टन चेज हुए या खुद कप्तान होल्डर ने जिस तरीके से सनराइजर्स के लिए प्रदर्शन किया है, ऐसा लगता है कि अब टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड दौरे पर। बिल्कुल, वेस्टइंडीज की टीम कहीं से कमजोर नहीं होगी। हालांकि वो 70s और 80 वाली टीम तो अभी नहीं है, लेकिन इतनी कमजोर टीम नहीं होगी और मुकाबला ठीक ठाक रहेगा, अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इंग्लैंड दौरे पर टीम ने बढ़िया प्रदर्शन किया था। हालांकि वो श्रृंखला हार गई थी, लेकिन एक मुकाबले में इंग्लैंड को पस्त भी किया था। देखना दिलचस्प होगा कि न्यूजीलैंड के इस दौरे पर किस तरह का प्रदर्शन रहता है वेस्टइंडीज की टीम का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपनी टीम की घोषणा की है न्यूजीलैंड दौरे के लिए। क्योंकि ये 35 सदस्यीय टीम है, इसमें से बहुत सारे खिलाड़ियों को बाद में टीम में शामिल नहीं भी किया जाएगा। क्या कुछ है, सुना रहे हैं हमें वीरेंद्र कौशिक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल न्यूजीलैंड दौरे के लिए 35 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है, जिसमें असद शफीक, शोएब मलिक और मोहम्मद आमिर को जगह नहीं मिली है। पाकिस्तानी टीम दिसंबर-जनवरी में न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, जहां वो 3 मैचों की T20 और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में टीम की कप्तानी करेंगे। अहमद बट, दानिश अजीज, इमरान बट और 19 साल के विकेट कीपर रोहेल नजीर को टीम में जगह मिली है। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को उप कप्तान नियुक्त किया गया है, जबकि शादाब खान को T20 में उप कप्तान नियुक्त किया गया है। पहला T20 मैच 18 दिसंबर को ऑकलैंड में और दूसरा T20 मैच 20 दिसंबर को हैमिल्टन में खेला जाएगा। तीसरा मैच नेपियर में 22 दिसंबर को खेला जाएगा। पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर को माउंग नुई में और दूसरा टेस्ट मैच क्राइस्ट चर्च में 3 जनवरी से शुरू होगा। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यूनिस खान को 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप के लिए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच बनाए जाने का फैसला किया है। पीसीबी ने आज इसकी घोषणा की। यूनिस को इस साल जून में इंग्लैंड दौरे के लिए टीम का बल्लेबाजी
बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया था और अब वो 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप तक टीम के कोच बने रहेंगे। पाकिस्तान को अब न्यूजीलैंड दौरे पर अपनी अगली सीरीज खेलनी है और टीम 23 नवंबर को न्यूजीलैंड के दौरे के लिए रवाना होगी। पीसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसीम खान ने एक बयान में कहा, कम समय में इंग्लैंड में यूनिस के प्रभाव के बारे में हमें जो प्रतिक्रिया मिली वो शानदार थी। यूनिस जब टीम के साथ किसी दौरे पर नहीं होंगे तो वो कराची के हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस केंद्र में बल्लेबाजी कोच के रूप में काम करेंगे। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। शोएब मलिक का करियर क्या लगता है, इस दौरे पर नहीं चुने जाने के कारण फुल स्टॉप? मुझे ऐसा नहीं लगता है। एक दौरा उनको नहीं मिलेगा, लेकिन कोई खिलाड़ी अगर नहीं चलेगा तो वो टीम में फिर वापस आएंगे, जैसा कि पीछे भी होता रहा है। कई बार वो ड्रॉप हुए लेकिन दोबारा वापसी उन्होंने की है और वो लगता बहुत सुस्त खिलाड़ी हैं, लेकिन बल्ले से परफॉर्मेंस उनका जो होता रहता है उस वजह से वो टीम का हिस्सा बने रहते हैं। मोहम्मद आमिर को भी नहीं लिया गया। ये थोड़ा चौंकाने वाला फैसला है कि मोहम्मद आमिर के बिना लगता है कि पाकिस्तान टीम कमजोर होगी, लेकिन जैसे अभी आपने वेस्ट इंडीज की बात कही थी, ऐसे ट्रांजिशन फेज से और पाकिस्तानी टीम भी बाहर निकल के आई है बहुत जल्दी। उनके यहाँ एक से एक फास्ट बॉलर्स आते हैं, बहुत लंबे नहीं चल रहे लेकिन मिलते जरूर है फास्ट बॉलर्स, ये अच्छी बात है जी। तो देखते हैं टीम कैसा परफॉर्मेंस करती है। बिल्कुल, और मोहम्मद रिजवान को रिवॉर्ड दिया गया है। जिस ढंग से इंग्लैंड की मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने शानदार अर्धशतकीय पारियां खेली, उनको उपकप्तान बनाया गया है। अच्छी बात है, अगर कोई खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। जैसे अभी हम निकोलस पूरन की बात कर रहे थे, तो उस तरह से अगर मोहम्मद रिजवान को उपकप्तान बनाया गया है और इंग्लैंड में जाकर के, इंग्लैंड की विषम परिस्थितियां होती हैं, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप खिली है, कभी एकदम अंधेरा छा जाता है, ऐसे में अपनी टीम के लिए अगर जुझारू क्रिकेटर कोई उभर के आया है तो रिवॉर्ड मिलना स्वाभाविक है, मिलना भी चाहिए। विराट कोहली, जो रूट, केन विलियमसन के साथ साथ दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें जिस एक और बल्लेबाज पर हैं वो हैं बाबर आजम, और उनको तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया गया है। ये अच्छी बात है। अगर बाबर आजम जैसा जो खिलाड़ी लाजवाब परफॉर्मेंस दे रहा पाकिस्तान के लिए, वो विराट कोहली के नक्शे कदम पे होते अपनी टीम को फ्रॉम द फ्रंट लीड करते हैं जी, और तीनों फॉर्मेट का उनको कप्तान बनाया गया है, वो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए चिंतित भी रहते हैं, उस तरह का परफॉर्मेंस वो देते हैं। एक तरफ से अगर विकेट गिर भी रहे हैं तो वो अपना विकेट बहुत जल्दी देते नहीं है, बराबर हम लोग देखते थे। तो ये एक अच्छा फैसला पाकिस्तान क्रिकेट का। फुटबॉल की बात करें तो पहले हाफ में किए गए 2 गोल के दम पर फिनलैंड ने एक दोस्ताना फुटबॉल मैच में विश्व चैंपियन फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। कल खेले गए इस मैच में फीफा रैंकिंग में 55वें स्थान पर काबिज फिनलैंड के लिए मार्कस फोरस ने 28वें मिनट में ही गोल करके अपनी टीम का खाता खोल दिया। इसके 3 मिनट बाद अपना पहला मैच खेल रहे सिमोन पोइका बालाकारी ने गोल कर फिनलैंड को मुकाबले में 2-0 से आगे कर दिया, जो अंत में विजयी भी साबित हुआ। मेजबान फ्रांस की टीम इस मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड के पॉल पोग्बा, एवर्टन के लुकास डिग्ने और चेल्सी के ओलिवर जिरू के साथ उतरी थी, लेकिन टीम जीत दर्ज नहीं कर सकी। फिनलैंड की पिछले 3 मुकाबलों में ये तीसरी जीत है। अन्य दोस्ताना मुकाबलों की बात करें तो ग्रीस ने साइप्रस को 2-1 से, अल्बानिया ने कोसोवो को 2-1 से, रोमानिया ने बेलारूस को 5-3 से, लातविया ने सैन मैरिनो को 3-0 से और बुल्गारिया ने जिब्राल्टर को 3-0 से मात दी। भारतीय फुटबॉल टीम कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित 2022 फीफा विश्व कप और 2023 एशियाई कप क्वालिफाइंग दौर के मैचों को अगले साल मार्च और जून में खेलेगी। एशियाई फुटबॉल परिसंघ की महाद्वीपीय प्रतियोगिता समिति ने बुधवार को इस मामले पर फैसला किया है। समिति ने हालांकि इसकी तारीखों की घोषणा नहीं की है। फीफा अंतर्राष्ट्रीय मैच कैलेंडर के अनुसार 2021 के लिए पहली विंडो 22 से 30 मार्च के बीच है, जबकि एएफसी के लिए दूसरी विंडो 31 मई से 15 जून तक है। एशियाई क्वालिफायर के दूसरे चरण के सभी मैच 15 जून 2021 तक हो जाएंगे। सितंबर 2021 में एशियाई क्वालिफायर के फाइनल चरण का आयोजन होना है। भारत फीफा विश्व कप 2022 के लिए क्वालिफाई की दौड़ से बाहर हो चुका है, लेकिन दूसरे चरण में अभी उसके 3 मुकाबले होने बाकी हैं। फीफा की दौड़ से हम बाहर हो गए हैं, लेकिन एशियाई क्वालिफिकेशन में उम्मीद। फीफा की दौड़ से हम बाहर हुए हैं, उसकी वजह यह है कि फुटबॉल को बहुत बढ़ावा मिल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उसके बावजूद हम वर्ल्ड रैंकिंग में कहीं ठहरते नहीं है। वो जो टॉप की टीम है वहां कहीं हम दिखाई भी नहीं देते हैं जी। तो इसलिए ये कोई अप्रत्याशित नहीं है, इसी तरह का परफॉर्मेंस बराबर होता रहा है और एएफसी कप के लिए टीम सिलेक्ट होगी और अभी उसके चांस हैं, तो देखते हैं परफॉर्मेंस कैसा रहता है।
जी हाँ, बिल्कुल। और इसी महीने से गोवा में जो है वो इंडियन सुपर लीग के मुकाबले भी खेले जाने हैं। और इस बीच भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने कहा है कि बायो बबल में रहना और अपना शानदार प्रदर्शन करना बहुत मुश्किल उन्हें लग रहा है, लेकिन खिलाड़ी वही होता है रणवीर जी जो मुश्किल परिस्थितियों में तालमेल बिठाए और बढ़िया प्रदर्शन करे। बिल्कुल, विषम परिस्थितियां आपके लिए होती हैं और वहां पर आप निखर के आते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तब दुनिया आपको याद करती है। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना को मस्तिष्क में रक्तस्राव की सर्जरी के करीब 1 सप्ताह बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार 60 साल के मैराडोना को एम्बुलेंस में क्लिनिक से निकलते दिखाया गया है। इससे पहले मैराडोना के वकील मटियास मोरोला ने कहा था कि 1986 के विश्व कप विजेता टीम के कप्तान माराडोना अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल समय से निकलने के बाद बेहतर महसूस कर रहे हैं। माराडोना को सबड्यूरल हेमाटोमा था, जिसका मतलब एक झिल्ली और मस्तिष्क के बीच रक्त जमा होना है। 3 नवंबर को उनकी सर्जरी हुई थी। कोविड-19 महामारी के कारण लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर टाटा स्टील शतरंज रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट को रद्द करने का फैसला किया गया है। यह टूर्नामेंट भारत का पहला सुपर शतरंज टूर्नामेंट है। पिछले 2 संस्करणों में यह वैश्विक शतरंज कैलेंडर में अपनी छाप छोड़ता आ रहा है। टाटा स्टील के उपाध्यक्ष चाणक्य चौधरी ने कहा कि टाटा स्टील शतरंज के खेल में काफी गर्व के साथ जुड़ा हुआ है। इस टूर्नामेंट के शुरुआती 2 संस्करण काफी सफल रहे थे और इसके भविष्य के संस्करण भी काफी प्रसिद्धि हासिल करेंगे। ये टूर्नामेंट ऐसा था जिस पर दुनिया भर के शतरंज प्रेमियों की निगाहें होती थीं, रद्द कर दिया गया। खिलाड़ियों को थोड़ा सा तो नुकसान होगा, अगर उन्हें खेलने का मौका मिलता तो उनका परफॉर्मेंस भी देखने को मिलता और उनको एक्सपीरियंस भी मिलता, तो उस लिहाज से। लेकिन यह है कि चूंकि कोविड-19 का ये दौर है तो चीजें धीरे धीरे ही पटरी पर आएंगी। UWW ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की जगह सर्बिया के बेलग्रेड में व्यक्तिगत विश्व कप कराने का फैसला किया है। इसकी तारीख जल्द तय होगी। इसमें जीतने वाले पहलवानों को पदक नहीं दिए जाएंगे। जीत पर अंक तय होंगे और टीम अंक के आधार पर पदक तय करके दिया जाएगा। इसमें सभी पहलवानों के प्रदर्शन के आधार पर पदक तय होने से मुकाबला कड़ा हो जाएगा। साथ ही विजेता टीमों को करीब 2.43 करोड़ की नकद इनामी राशि भी मिलेगी। भारतीय कुश्ती संघ के संयुक्त सचिव विनोद तोमर ने इसकी पुष्टि की है। कोरोना के कारण फरवरी 2020 के बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप नहीं हुई है। इसमें ग्रीको रोमन, फ्री स्टाइल व महिला वर्ग के सभी 30 भार वर्ग को शामिल किया जाएगा। इनकी 8 टीमें बनाई जाएंगी, जिनमें 10-10 पहलवान होंगे। उस टीम में शामिल सभी पहलवानों को जीतने पर अंक दिए जाएंगे। उसके बाद पूरी टीम को अंकों के आधार पर टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। हर टीम के 70% खिलाड़ियों का मैट पर उतरना जरूरी होगा। प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी को गंभीर तरीके से टक्कर मारने के आरोप में साइक्लिस्ट डाइलन ग्रेवेने-वेगन को बुधवार को 9 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। नीदरलैंड्स के साइक्लिस्ट ने टूर डी पोलैंड रेस के अंतिम लम्हों में फैबियो जैक बसन को टक्कर मार दी थी। जैक बसन इसके बाद बैरियर से टकरा गए, जिसमें उनके सिर में गंभीर चोटें आईं और वो कोमा में चले गए। अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग संघ ने बताया है कि उसने अनुशासनात्मक फैसला लेते हुए ये कार्रवाई की है। इस रेस में ग्रेवेने-वेगन को अयोग्य करार दिया गया था और जिसके बाद जैक बसन विजेता बने थे। जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई कम से कम इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सार्थक कदम है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप स्पोर्ट्समैन हैं तो स्पोर्ट्समैनशिप दिखाना पहले जरूरी है, परफॉर्मेंस बाद में आता है। अगर आप साथी खिलाड़ी को टक्कर मार रहे हैं और इस तरह की अगर हरकतें कर रहे हैं, मेरा ये हमेशा मानना है कि कोई भी स्पोर्ट्समैन है, कितना भी टॉप का हो, डिसिप्लिन पहले होना जरूरी है, परफॉर्मेंस बाद में देखी जाएगी। तो उस तरह से जो इनके ऊपर एक्शन लिया गया है, मैं उसको बिल्कुल जायज मानता हूं। और चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि दिल्ली के 77 उभरते खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए मिशन एक्सेलेंस योजना के तहत उन्हें 4.39 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। खिलाड़ियों का चयन करने वाली समिति में करणम मल्लेश्वरी, अखिल कुमार, मनीषा मल्होत्रा, गगन नारंग और रोजन सोढी शामिल हैं। इस योजना के तहत आज दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को 4 करोड़ 39 लाख की सहायता राशि का चेक वितरित किया। अब समय नहीं है रणवीर जी की इस खबर पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आनंद। स्पोर्ट्स स्कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।